हेलो हेलो। हेलो बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे? हेलो बेटा। हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मैम क्लास 6:15 से है, आपने पहले क्यों स्टार्ट कर दी? क्योंकि बेटा आज क्लास हमने 6 बजे से स्केड्यूल करी थी। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे। आज की क्लास 6 बजे से स्केड्यूल है। अब मुझे नहीं पता क्यों है वो स्केड्यूल्ड, लेकिन ऐप में वो 6 बजे से स्केड्यूल्ड है, तो आई हैव स्टार्टेड एट 6। चलिए चलिए बेटा। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारे? हाउस द जोश? कल की क्लास सबको अच्छे से समझ में आई थी बेटा? कल की क्लास सबको अच्छे से समझ में आई थी? बताइए। यस। यस। ओके। ओके बेटा। चलिए। तो कल की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जहां मैंने आपको एक टाइम टेबल शेयर किया था, आपको कुछ बातें बताई थी। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आप कल से ही उस चीज को फॉलो करना आपने शुरू कर दिया होगा। कल से नहीं तो आज से फॉलो करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि लेट नहीं करना है, कल पे नहीं टालना है। राइट? कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय, अभी तो 11th स्टार्ट ही तो हुई है। जब ये थॉट प्रोसेस होता है ना बेटा, तो हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह 3-4 महीने निकल जाते हैं और हमारा बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है, और फिर हमें टेंशन होती है। तो डे 1 से शुरू करना है। कल जो कुछ सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी, जो टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया, वो सारी बातें आपको डे 1 से अप्लाई करनी है। अगर आप लेट हो गए ना और सोचते रहे कि कल से करेंगे कल से करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। राइट? फिर वही चीज होगी कि पढ़ाई बोझ लगने लगेगी। अगर चाहते हो कि पढ़ाई बोझ ना लगे और इंजॉय करके हर लेक्चर को आप आगे बढ़ते रहो, तो बैकलॉग मत करो, और जो बातें कल बताई थी उन्हें अप्लाई करो। तो बेटा कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है, एक बेसिक सा आइडिया लिया था सेल का। राइट? सेल बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। ऑर्गेनिजम्स किस तरह के होते हैं? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू हो सकता है, टिश्यू सिस्टम हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। फिर हमने जाना प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, यूकैरियोट्स कौन होते हैं। राइट? फिर हमने थोड़ा सा सेल के बारे में जाना कि सेल कैसे बना था। ठीक? आज हम क्या जानेंगे बेटा? आ जाओ। आज हम सेल को थोड़ा और जानेंगे, उसका थोड़ा और एक इंट्रोडक्शन लेंगे, और फिर एक एक करके सारे पार्ट्स को डिटेल में देखते चले जाएंगे। और फिर आज मैं आपको बताऊंगी प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। कल तो मैंने आपको केवल कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि धरती पर केवल बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट होता है, और बाकी जितने सब बचे वो सब यूकैरियोट्स होते हैं। कल तो हमने केवल कुछ क्वेश्चंस किए थे और डिस्कशन किया था। आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो आर यू ऑल रेडी? सारे बच्चे तैयार हैं? जल्दी बताइए बेटा। ऑल ऑफ यू आर रेडी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आ जाइए। हाँ जी। तो कल का एक छोटा सा रिवीजन देती हूं मैं, शायद कल कुछ बच्चे ना आ पाए हो, तो एक छोटा सा फटाफट से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था कि धरती पे पहले पानी ही पानी था, और फिर इस पानी में ही तो लाइफ ओरिजिनेट हुई, इस पानी में ही तो लाइफ ने जन्म लिया। तो ये जो पानी है ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लग गया, और इसी को हमने क्या कहना शुरू कर दिया था? साइटोसोल। तो साइटोसोल क्या होता है बेटा? साइटोसोल सेल का वो लिक्विड होता है, सेल का वो सेमी सॉलिड पार्ट होता है, जिसमें सेल के सारे हिस्से पड़े रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में डिफरेंस है। साइटोसोल तो केवल लिक्विड लिक्विड पार्ट है, लेकिन जब मैं इस लिक्विड लिक्विड पार्ट में साइटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनेलीज ऐड कर देती हूं, तो बन जाता है साइटोप्लाज्म। तो जो लिक्विड पार्ट है
लिक्विड लिक्विड पार्ट है सेल का जिसमें साइटोसोल कह रही हूं, जैसे ही मैं उसमें सेल ऑर्गेनेलीज ऐड कर देती हूं वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। फिर जैसे ही इन सारी सेल ऑर्गेनेलीज को मैं एक सरदार दे देती हूं, एक इनका लीडर दे देती हूं जो इन सबको चलाएगा, जिसे मैं न्यूक्लियस कहती हूं, तो न्यूक्लियस के ऐड करते ही ये बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। और जैसे ही ये जो सब कुछ बना इसको मैं एक बाउंड्री दे देती हूं, तो बाउंड्री देते ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जिसे हम जानते हैं, मैं इसे कहने लगती हूं प्रोटोप्लास्ट। और फिर हमारे सामने बनकर तैयार हो जाता है एक प्लांट सेल, जब चारों तरफ आ जाती है सेल वॉल। तो इस तरह से सेल का ओरिजिनेशन हुआ, इस तरह से सेल बना। पहले साइटोसोल बना, पहले लिक्विड लिक्विड पार्ट बना, फिर उसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज बन गई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी बॉडी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो साइटोप्लाज्म कहलाने लगा। फिर जब हमने उसको एक सरदार दे दिया, उसका एक लीडर दे दिया, ब्रेन दे दिया, जिसे मैंने न्यूक्लियस का नाम दिया, तो वो कहलाने लगा प्रोटोप्लाज्म। जैसे ही मैंने इसको एक बाउंड्री दे दी तो ये कहलाने लगा प्रोटोप्लास्ट। और फिर जैसे ही मैंने इसको एक एक्स्ट्रा बाउंड्री और दे दी सेल वॉल, तो ये कहलाने लगा प्लांट सेल। तो आ जाओ एक क्वेश्चन करेंगे, सारे बच्चे पोल के साथ रेडी रहना। ये मैंने कल आपको बताया था बेटा कि साइटोसोल क्या होता है, द सेमी सॉलिड और द फ्लूइड ऑफ द सेल। जो सेल का फ्लूइड है, जिसमें सारा पानी प्रेजेंट है सेल का, जिसमें आयंस प्रेजेंट हैं, जिसमें फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसे मैं क्या कह रही हूं, साइटोसोल। साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेलीज। इन सारी बातों में बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं, मैम साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है? मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट? इसीलिए बेटा ये सारी टर्म्स मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी चैप्टर से पहले ही, कि साइटोप्लाज्म तब बनेगा जब मैं इस लिक्विड लिक्विड पार्ट में सेल ऑर्गेनेलीज ऐड कर दूंगी। तो साइटोप्लाज्म विल बी इक्वल टू साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेलीज। फिर बेटा जी प्रोटोप्लाज्म आता है जब मैं इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ऐड कर दूंगी, तो ये बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। और फिर जब मैं इस प्रोटोप्लाज्म को एक बाउंड्री यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे दूंगी, तो ये बन जाएगा प्रोटोप्लास्ट। और जब मैं इस प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ सेल वॉल भी ऐड कर दूंगी, तो ये कहलाने लगेगा प्लांट सेल। राइट? तो ये सारे वर्ड्स देखो बेटा, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, प्लांट सेल, ये सब क्या इनके मायने हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पे मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाली हूं। कई बार तो बच्चों को ये कंफ्यूजन भी रहता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। वो भी थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको बताएंगे। राइट? तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो नीट में आया हुआ है। हम साथ साथ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे बेटा हर एक पोर्शन से, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो रेडी ऑल, सारे बच्चे पोल के लिए रेडी हो जाओ, क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, सारे बच्चे सोच समझ के इसका जवाब देंगे। अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज। अगर मैं किसी प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा दूं, ठीक है, तो जो बचेगा मैं उसे क्या कहूंगी? आपके ऑप्शंस हैं ये, और आपका समय शुरू होता है अब। 45 सेकंड का पोल मैं स्टार्ट कर रही हूं, आपका समय चालू हो गया बेटा। 45 सेकंड्स हैं आपके पास, सोचो समझो और फटाक से जवाब दो। अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज। अरे बाप रे, ये तो चलिए इसको बाद में ऑन कर लेंगे, पहले आप इसका जवाब दो। वेरी गुड, चैट बॉक्स में भी बच्चे काफी सारे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। तो काफी सारे बच्चे आई गेस पोल में जवाब देंगे और काफी सारे बच्चे चैट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं, तो मुझे लगभग सारे ही आंसर सही दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा।
प्राउड ऑफ यू। चलिए, पोल रुक गया है, हमारा आंसर इसका है प्रोटोप्लास्ट। अब हम रिजल्ट्स देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। व्हाट हैज हैपेंड? यस, ओ वेरी नाइस। तो यहां आप देख सकते हो बेटा 63% बच्चों ने, 63 भी नहीं बल्कि 63.92 यानी कि 64% बच्चों ने आंसर सही दिया है। वेरी गुड। कल मैंने पहला पोल कराया था तो 34% बच्चों ने आंसर सही दिया था, दूसरा पोल कराया था तो 61% बच्चों ने आंसर सही दिया था, और आज मैं तीसरा पोल करा रही हूं तो 64% बच्चों ने आंसर सही दिया है। और ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है और ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है कि आप हर दिन इंप्रूव होते चले जाओगे। तो बिल्कुल सही बेटा, 20% बच्चों ने आंसर ए दिया है, 15% बच्चों ने आंसर सी दिया है और 2% बच्चों ने लगभग आंसर डी दिया है। देखते हैं, सबसे पहले आंसर दिया है जिया मेहता ने 2.8 सेकेंड्स में, वेरी गुड। फिर वेदांत त्रिपाठी, देन अरुवन साहब, देन वेदांत एंड देन कुणाल। तो ये 5 बच्चे हैं टॉप 5 जिन्होंने बहुत तेजी से आंसर किया है। अब देखते हैं बेटा, जाइए कि कहां आप लोगों ने गड़बड़ की है सोचने में। देखो बेटा, अब प्लांट सेल, कुछ बच्चे सॉरी मैम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी मत लिखो, अभी तो आप सीख रहे हो। मैंने कल भी ये बात आपको बोली थी कि ये जरूरी नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता, ये जरूरी है कि आप सीखना चाहते हो या नहीं। तो सॉरी मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, देखो बेटा अभी मैंने आपको क्या समझाया, ये देखो यहां ये क्या बन गया था, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आता है ये सुनो, प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल, पूरी सारी सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, ये सब कुछ प्रोटोप्लास्ट में आता है। और अगर मैं इस पे सेल वॉल भी चढ़ा दूं तो ये प्लांट सेल बन जाता है। अगर मैं ये सेल वॉल को हटा दूं तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, प्रोटोप्लास्ट। तो ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा और इसका आंसर बनता है बी। सॉरी, एक प्लांट सेल से अगर आप सेल वॉल हटा दो तो जो बचता है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। अब सोचने वाली बात है, काफी सारे बच्चों ने आंसर ए भी दिया था कि मैम एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल नहीं होती, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि एनिमल सेल बन जाता है प्लांट सेल जब हम सेल वॉल हटा दें। अगर हम किसी प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दें तो वो एनिमल सेल भी तो कहलाया जा सकता है, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। नहीं कहलाया जा सकता बेटा, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा डिफरेंस होता है। या आप 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्लांट सेल के पास वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल नहीं होता, एनिमल सेल के पास होता है। ये सब आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो बताओ, सोच के देखो, अगर आपने एक प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दी तो जो बचा, क्या आप उसे एनिमल सेल कह सकते हो? नहीं कह सकते ना बेटा, क्योंकि इस सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, वैक्यूल होगा, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। तो इसीलिए जब आप किसी प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दो तो आप उसे एनिमल सेल नहीं कह सकते, आप उसे क्या कहोगे, प्रोटोप्लास्ट। चलिए, तो ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है और इस पार्ट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हमने जान लिया। अब मैं यहां पे एक बात आपको और बताती हूं बेटा, ध्यान से सुनना, कि ये जितने भी हिस्से मैंने लिखे हैं ना, ये सारे लिविंग होते हैं, जिंदा पार्ट्स होते हैं सेल के। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, ये सारे सेल के लिविंग पार्ट्स होते हैं, ये जिंदा होते हैं। लेकिन सेल वॉल डेड लेयर होती है, सेल वॉल मरी हुई लेयर होती है, ये ध्यान रखना। तो सेल के सारे हिस्से लिविंग हिस्से होते हैं, केवल किसे छोड़कर, सेल वॉल को छोड़कर। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है बेटा जी। चलिए आ जाओ मेरे बच्चों। अब एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं कि एनसीईआरटी सेल के बारे में क्या कह रही है। मैंने कल ही आपको बोला था बेटा
कि मैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, उसे कैसे समझना है, ये हम क्लास में ही सीखेंगे। क्योंकि पेपर कहाँ से बनता है, स्कूल का भी और नीट का भी एनसीईआरटी से। तो आ जाओ एनसीईआरटी को पढ़ना सीखते हैं साथ साथ। व्हाट इज अ सेल? एक सेल क्या होता है, आ जाओ समझते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, कल ही मैंने आपको बताया था बेटा बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ईस्ट, कितने सारे एग्जांपल कल हमने देखे थे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के। तो ये कह रहा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये कह रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल का बना होता है वो आजादी से जी सकता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है, माने वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होता। बैक्टीरिया आजादी से जीता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे इंडिपेंडेंटली जीते, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। दूसरा वो कह रहा है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, और जितने भी जरूरी कामकाज होते हैं जिंदा रहने के लिए वो सारे वो कर पाते हैं। अमीबा की बॉडी एक सेल की बनी होती है लेकिन वो सारे काम करता है। अमीबा में डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। यानी कि यहां से मुझे क्या बात समझ में आ रही है, एनसीईआरटी ये समझाना चाह रही है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी केवल एक सेल की बनी होती है वो आजादी से जी सकते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, और उस एक सेल में भी सारे काम होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग। यानी कि एक सेल में ये पावर होती है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और एक सिंगल सेल के अंदर सारे काम होते हैं। डाइजेशन भी होता है, एक सिंगल सेल से एक्सक्रीशन भी होता है, और एक सिंगल सेल में रेस्पिरेशन भी हो सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं बेटा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरी बॉडी इतने सारे सेल्स से मिलकर बनी है ना। तो मैं कैसी ऑर्गेनिज्म हूं, मल्टी सेल्यूलर, लेकिन मेरी बॉडी का हर एक सेल अपने आप को आजादी से जिंदा रखने की कैपेसिटी रखता है, और मेरी बॉडी के हर एक सेल में वो सारे काम हो रहे हैं जो दूसरे सेल्स में हो रहे हैं। राइट, इसका मतलब सेल ही लाइफ का बेसिस है। एक सेल अपने आप को आजादी से जिंदा रख सकता है, उसमें एक क्षमता है, उसमें एक कैपेसिटी है, और बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एनीथिंग, देखो आगे वाली लाइन कितने प्यार से कह रहा है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कह रहा है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है सेल का, यानी कि साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनेलीज नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी कोई चीज जिसके पास प्रॉपर सेल नहीं है वो इंडिपेंडेंट नहीं जी सकता। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एग्जाम्पल क्या बताया था कल, कौन बच्चा बताएगा, बताओ। ये जो लाइन है इसका एग्जाम्पल बताओ बेटा, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, कौन बताएगा, कौन बताएगा। ये जो लाइन है ये कौन से प्राणी के लिए इस्तेमाल हुई है, कल मैंने क्लास में बताया था आपको, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, राज ने आंसर किया है, अरे वाह, आप तो अच्छे बच्चे हो यार, मजा आएगा आप लोग के साथ इस बैच में। आई विल बी हैविंग फन विद यू पीपल, क्योंकि तुम लोग अटेंटिव हो, तुम लोग सही जवाब दे रहे हो, जवाब दे रहे हो। सबसे बड़ी बात है जवाब दे रहे हो, और फिर उससे बड़ी बात है कि सही जवाब दे रहे हो। तो इस बैच में मजा आने वाला है। तो कुछ बच्चों ने बैक्टीरिया लिखा है और बहुत सारे बच्चों ने वायरस लिखा है, तो बेटा बैक्टीरिया नहीं होगा इसका आंसर। ये वाली लाइन किसके लिए कही गई है, ये वाली लाइन वायरस के लिए कही गई है। कल ही तो बता रहे थे हम, कल ही तो जिक्र कर रहे थे वायरस का, कि वायरस के पास एक प्रॉपर सेल होता ही नहीं है। ना तो वायरस के पास साइटोसोल होता है, ना मेम्ब्रेन होती है, ना सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। वायरस क्या है,
वायरस के पास केवल डीएनए होता है और उस डीएनए के चारों तरफ प्रोटीन की परत चढ़ी रहती है बस, और कुछ नहीं होता वायरस के पास। तो वायरस के पास सेल होता ही नहीं है, इसीलिए वायरस को हम प्रॉपर एक लिविंग सेल नहीं कहते हैं। और वो जिंदा रही, कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, हवा में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक वो होस्ट सेल की बॉडी में ना चला जाए वो खुद को जिंदा नहीं रख सकता। तो क्या वो इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकता है? नहीं, वो दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भर रहता है, राइट। इसीलिए हम वायरस को प्रॉपर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल नहीं कहते हैं। बैक्टीरिया, कुछ बच्चों ने आंसर बैक्टीरिया किया, तो नहीं बेटा, बैक्टीरिया के पास सेल होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी, उसके पास सेल ऑर्गेनेली भी होती है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म होता है, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। चलिए आगे वो कह रहा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, सब में सेल है, सब सेल से बने हुए हैं, चाहे वो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हो। ओके, चलो मेरे बच्चों, इतनी बात तो समझ में आई मैम हमारे। अब आप हमें थोड़ा सा सेल के बारे में समझाओ कि जब हम सेल पढ़ेंगे तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। मैम हमें ये जानना है, तो आ जाओ बेटा बताते। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अगर मैं सेल की बात करूं बेटा, तो सेल के पास सबसे पहले आती है सेल वॉल। सेल के पास सेल वॉल होती है, पर जरूरी नहीं है कि यह हमेशा हो। सेल वॉल सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं होती, यानी कि सेल वॉल असेंशियल पार्ट नहीं होता है सेल का। तो सेल वॉल, देखो मैं क्या कह रही हूं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास होती है, जैसे बैक्टीरिया के पास होती है, डायटम्स के पास होती है, डाइनोफ्लैजेलेट्स के पास होती है, राइट। लेकिन एनिमल सेल के पास नहीं होती, यूग्लिना के पास नहीं होती, अमीबा के पास नहीं होती, पैरामीशियम के पास नहीं होती। ठीक, तो सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इस चैप्टर में मैं तुम्हें सेल वॉल के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोल देंगे। सेल वॉल कहां होती है, उसका नेचर कैसा होता है, सब जानेंगे पूरी डिटेल में। जैसे मैं आपको बताऊं अगर कि सेल वॉल कहां कहां होती है। सेल वॉल बैक्टीरिया में होती है बेटा, सेल वॉल फंजाई में होती है, सेल वॉल प्लांट्स में होती है। अगर वो बैक्टीरिया में होती है तो वो पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। अगर सेल वॉल बैक्टीरिया में होती है तो वो पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। अब मैम ये पेप्टाइडोग्लाइकैन क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकैन में अमीनो एसिड्स होते हैं और शुगर होती है। इसको मैं डिटेल में कब बताऊंगी? जब मैं बैक्टीरिया डिटेल में पढ़ाऊंगी। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, राइट। तो लेकिन एनिमल सेल के पास तो है ही नहीं, अमीबा के पास नहीं है, पैरामीशियम के पास नहीं है, यूग्लिना के पास नहीं है, यूग्लिना के पास नहीं होती, अमीबा के पास नहीं होती, पैरामीशियम के पास नहीं होती, एनिमल सेल्स के पास नहीं होती। तो मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रही हूं बेटा कि सेल वॉल जरूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, राइट। जब मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ाऊंगी तो मैं बैक्टीरिया की सेल वॉल को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। इतना सबको समझ में आ गया? तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है सेल का? सेल वॉल, राइट। ये कैसा पार्ट होता है सेल का? दिस इज द डेड पार्ट ऑफ द सेल, दिस इज द डेड पार्ट। ये मरी हुई लेयर होती है, बाकी जितनी चीजें सेल के पास होती हैं वो सब लिविंग पार्ट होता है सेल का, राइट। तो इसको बेटा फटाफट से लिखो, आपके पास है 30 सेकेंड्स, इसको कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे दूसरा कंपोनेंट बताती हूं। जल्दी से खत्म करो। क्या सारे बच्चों ने लिख लिया है?
सुकृति कह रही है कि मैम प्लांट की सेल वॉल में हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स भी होते हैं। वेरी वेरी गुड बेटा सुकृति, वेरी वेरी गुड। ये मैं कब पढ़ाऊंगी डिटेल में, अभी तो मैं आपको केवल बेसिक सा आइडिया दे रही हूं। अभी अगर मैं बहुत डिटेल में चली जाऊंगी बेटा, क्योंकि हमें सीढ़ी को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए, है ना। अगर मैं अभी से ही छलांग मार के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे चली जाऊंगी तो आप भी तो अपना सर खुजाने लगोगे। प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है ये डिटेल में तब पढ़ाऊंगी जब प्लांट सेल पढ़ाऊंगी। लेकिन सुकृति वेरी गुड बेटा, आपने कहा कि मैम सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन भी होता है। वेरी गुड, इसका मतलब इस बैच में बहुत अच्छे बच्चे भी हैं एंड दैट इज नाइस टू नो। चलिए आगे चलेंगे बेटा, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने लिख लिया होगा। चलिए अब दूसरा कंपोनेंट जो होता है बेटा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां ध्यान से देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा, बाउंड्री ऑफ सेल। बाउंड्री ऑफ सेल, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती पर हैं, जितने भी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सबके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल तो हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, है ना। अब मैं तुम्हें यहां पे बेटा एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी, ध्यान से सुनना। दो शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा शब्द होता है सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों शब्दों को हम एक ही जैसा मानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो चाहे सेल मेम्ब्रेन कह लो, एक ही बात होती है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या अभी बताती हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, मैं एक सेल के पास चल रही हूं, ये एक सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर होती है सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और ये आपका सपोज वैक्यूल है, ये गोल्जी बॉडी है। तो ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये सारी सेल के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है बेटा। और ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है ना, इनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, आगे डिटेल में बताऊंगी। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सबके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज के अराउंड भी मेम्ब्रेन होती है। सो हम क्या कहेंगे बेटा, अराउंड सेल ऑर्गेनेलीज, अराउंड सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेलीज के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है और पूरे सेल के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन है, ये भी मेम्ब्रेन है। तो बेटा ध्यान से सुनना अभी जो मैं बोलूंगी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो शब्द है वो मैं पूरे सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूं, और जो सेल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूं। लेकिन जो पूरे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी कह सकती हूं। लेकिन सेल ऑर्गेनेली के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे मैं केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती हूं, राइट। सो हम क्या कहेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the membrane around cell organelles, around cell organelles, सेल ऑर्गेनेलीज के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उनको भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, एंड बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड
cell is specifically called as cell membrane, but the plasma membrane around cell, पूरे सेल के चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अराउंड द सेल इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज, उसे मैं स्पेसिफिकली क्या कहती हूं बेटा, उसे मैं स्पेसिफिकली कहती हूं सेल मेम्ब्रेन। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। और कई जगहों पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को एक ही मतलब से इस्तेमाल कर दिया जाता है, वो भी गलत नहीं है। कई जगहों पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को एक ही जैसा मानकर इन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया, ठीक है, कि सेल ऑर्गेनेलीज के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और पूरे सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं स्पेसिफिकली सेल मेम्ब्रेन कह देती हूं। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई सबको? ओम प्रकाश पूछ रहा है, मैम सेल ऑर्गेनेलीज के मेम्ब्रेन को हम सेल ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन नहीं कह सकते? कह सकते हो। सेल ऑर्गेनेली के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको आप सेल ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन कह लो, और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह लो। ठीक बेटा ओम प्रकाश? एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि अगर हमारी बॉडी में हर एक सेल इंडिपेंडेंट है, ये लिख लो बेटा, ये लिख लो, मैं तुम्हें समय दे रही हूं, मैं साइड हो जाती हूं, तब तक एक बच्चे का सवाल मैं ले लेती हूं। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम अगर जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में हर एक सेल इंडिपेंडेंटली जी सकता है, तो फिर तो वो कभी मरेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मरेंगे बेटा? हर एक सेल की अपनी लाइफ होती है। मेरी बॉडी में जितने भी सेल है ना, हर एक सेल की अपनी लाइफ है, जिसके बाद वो मर जाएगा, और नए नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स मरते रहते हैं। वो इमॉर्टल नहीं है, इसे बोलते हैं एजिंग इन सेल्स। ओके बेटा, चलिए सबने लिख लिया है बेटा? एवरीवन डन? मैम रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, एक बार और सुन लो। देखो, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है, और पूरे सेल के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है। तो जो सेल ऑर्गेनेली के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन पूरे सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम स्पेसिफिकली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये बातें मुझे समझ आई। फिर और क्या होता है? पहली बात तो मैंने आपको बताई कि एक सेल के पास सेल वॉल होती है, जो हो भी सकती है, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास नहीं भी हो सकती। फिर हमने बात करी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की, जो सारे लिविंग सेल्स में होती हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन बाद में करेंगे, फिर हम बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, और वो तीसरा कंपोनेंट है बेटा सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं बेटा? दीज आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ सेल। दीज आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ सेल which perform a specific function, which perform a specific function। जैसे एक पूरा परिवार होता है, तो सेल को एक परिवार की तरह समझो, और उसमें अलग अलग सदस्य होते हैं, है ना? जैसे फादर का रोल क्या है आप जानते हो, मदर का रोल क्या है, भाई बहन। तो ऐसे ही अलग अलग छोटे छोटे हिस्से मिलकर पूरा एक सेल बनाते हैं, और हर एक हिस्से का अपना एक स्पेसिफिक काम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन करने का, क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस करने का, लाइसोसोम का डाइजेशन करने का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन या फैट बनाने का, राइट? तो सेल के अंदर वो पार्ट्स जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अब ध्यान से सुनना जो बोलूंगी, कि जो ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के अंदर जो ये सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं बेटा, ये भी 3 तरह की हो सकती हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये भी 3 तरह की हो सकती हैं।
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक। दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, इसको दो में बांटते हैं पहले। दूसरा होगा बेटा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। मैम क्या मतलब हुआ, हमें समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं बेटा। सेल के अंदर दो तरह की सेल ऑर्गेनेलीज हो सकती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज को हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिनके पास अपनी खुद की पर्सनल मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज which do not have a membrane around them, which do not have a membrane around them, ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज बेटा जिनके पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती। मैम एग्जाम्पल बताओगे? पहले तुम बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से। जल्दी से बताओ बेटा। वेरी गुड, अरे वाह, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो जिन जिन को इसका आंसर पता है। ऐसी सेल ऑर्गेनेली के एग्जाम्पल बताओ मुझे जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। वेरी गुड, कुछ बच्चे लिख रहे हैं राइबोसोम, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सेंट्रोसोम। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बात कह रहे हो बेटा। इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, एक राइबोसोम्स और दूसरा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल और सेंट्रियोल अक्सर जोड़े में पाया जाता है जिसको हम सेंट्रोसोम भी कह देते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी ज्यादा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। सेल के अंदर सेंट्रियोल हमेशा जोड़ों में पाया जाता है और इस सेंट्रियोल के जोड़े को मैं सेंट्रोसोम कह देती हूं, है ना। तो बेटा ऐसी दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं सेल के पास जिनके पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, एक है राइबोसोम और दूसरा है सेंट्रियोल। ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास मेम्ब्रेन होती है, सेल विच हैव देयर ओन मेम्ब्रेन अराउंड देम। इनके चारों तरफ अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है भाई। ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज को हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। बेटा इसको लिख लो, मैं तुम्हें 15 सेकंड दे रही हूं, फटाक से खत्म कर लो, फिर आगे बताऊंगी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में कुछ और। इसको लिखो जल्दी से, अगर लिख लिया है तो जल्दी से मुझे बताओ बेटा, अगर लिख लिया है तो जल्दी से मुझे बताओ। वेरी गुड, काफी सारे बच्चे एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली का। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। बहुत ही गजब, आप लोग तो पहले से ही बहुत कुछ जानते हो बेटा। मुझे बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन बाद में करेंगे। मुझे आप लोग के साथ बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि काफी सारे बच्चे काफी बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, तो बहुत मजा आने वाला है इस बैच में। तो मैं आपको बता रही थी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो देखो मेरे बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी दो तरह की होती है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मैम इसका क्या मतलब हुआ, अभी बताते हैं बेटा।
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो समझो अब इसको, हमने क्या कहा, ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिनके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, जिनमें से काफी सारी ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी खुद की एक ही मेम्ब्रेन होती है, लेकिन काफी सारी ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी खुद की दो दो मेम्ब्रेन होती है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली में दो एग्जाम्पल आते हैं बेटा, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यह है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितनी मेम्ब्रेन है? दो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ऐसे ही जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास भी दो दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं। जैसे मैम एग्जाम्पल बताओ, तो ये लो बेटा एग्जाम्पल, इसमें आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम। ठीक, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हमने बाहर सेल वॉल की बात करी, उसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात करी, फिर हमने सेल ऑर्गेनेलीज की बात करी जहां पे कुछ ऐसी हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, जैसे राइबोसोम और सेंट्रियोल, और कुछ ऐसी हैं जिनके पास दो दो मेम्ब्रेन होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके पास केवल सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ओके बेटा, एवरीवन डन विद दिस? क्या सारे बच्चों ने ये लिख लिया है बेटा? आगे चल सकते हैं? हाँ बेटा, प्लास्टिड कह सकते हो, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसमें ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट भी आ जाता है, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, बड़े प्यारे बच्चे हो यार तुम तो, मजा आ गया एकदम देख के तुम लोग को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बात तो मैम समझ आ गई हमें, समझ आ गई तो फिर एक बात और समझो, और सेल के पास क्या होता है। हमने सेल ऑर्गेनेलीज की बात करी, अब बेटा हम बात करेंगे फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द सेल, एंड दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम कहते हैं द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का काम क्या होता है बेटा? जैसे फैमिली का हेड होता है, वो क्या करता है? पूरी फैमिली को बांध कर रखता है और पूरी फैमिली को बताता है कि आप, उसको एक्सपीरियंस होता है तो वो पूरी फैमिली को बताता है आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल का हेड है, पूरे सेल का ब्रेन है, जो सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सो न्यूक्लियस controls the nucleus controls all the cellular activities। सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारा न्यूक्लियस है। पूरे सेल को चलाने वाला कौन है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? हमारे क्रोमोसोम्स, हमारा डीएनए। जैसे ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे, फुल डिटेल में। चलिए,
बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया। और क्या होता है एक सेल में? एक सेल में साइटोसोल होता है। साइटोसोल द लिक्विड पार्ट, बता दिया ना बेटा, सेमी सॉलिड और लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें होता है पानी, मिनरल्स होते हैं और आयंस होते हैं। पानी होता है, मिनरल्स होते हैं और आयंस होते हैं। तो हमें एक बेसिक सा आइडिया लग गया एक सेल का कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इन सारे हिस्सों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, उनमें पूरा घुस के पूरा डिटेल में उनके दुनिया में जाएंगे और उनको जानेंगे। तो अभी हमने एक झलक ले ली है कि मैम अगर हम एक सेल की बात करेंगे तो एक सेल में हम सेल वॉल की बात करेंगे, फिर हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे जिनमें से कुछ मेम्ब्रेन बाउंड हो सकती हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो सकती हैं। हम सेल के ब्रेन की बात करेंगे जो कि न्यूक्लियस है, और जो साइटोसोल है लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, जिसमें पानी के मिनरल आयंस प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। अब यहां पर एनसीईआरटी की एक लाइन लिखते हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आ जाओ, एक एनसीईआरटी की लाइन लिखते हैं जिसपे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूं। साइटोप्लाज्म, अब बच्चा बच्चा जानता है साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? क्या है? जब मैं साइटोसोल में, यानी कि सेल का जो लिक्विड लिक्विड पार्ट है, जब मैं उसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज धसा देती हूं तो जो बनता है वो मेरा साइटोप्लाज्म है, राइट? अब एनसीईआरटी की लाइन देखो क्या कह रहा है। साइटोप्लाज्म is the main arena. Cytoplasm is the main arena of all cellular activities. और मैं ये कह रही हूं, ये लाइन तुम्हें डीपीपीज में तुम कहीं से भी सवाल सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। मैम इसका मतलब समझाओ। देख बेटा, एक सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है ना? क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। कौन करवा रहा है उनको? सेल ऑर्गेनेलीज करवा रही हैं जो साइटोप्लाज्म में बैठी हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म वो मेन एरिया है सेल का जहां सारी सेल की एक्टिविटीज चल रही हैं। साइटोप्लाज्म वो मेन एरिया है सेल का जहां पर सेल की सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। माने ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। आपको ये लाइन सीधी मिलेगी बेटा, ठीक? इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? सबको समझ में आ गई मेरे बच्चों? चलिए अब पोल टाइम हो गया है, बीच बीच में नहीं तो बोर हो जाएंगे हम, है ना? चलो पोल टाइम, फटाक से इसका आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेड पार्ट ऑफ द सेल? आपको जवाब देना है। हम इसमें पोल सेट कर लेते हैं, इसको 30 सेकेंड का रखेंगे क्योंकि आसान है। हमने पोल स्टार्ट कर दिया है और आप फटाक से जवाब दो। सारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेड पार्ट ऑफ द सेल? अरे वाह, वेरी नाइस। बस खत्म हो गया पोल, एंड द आंसर इज डी। तो पोल का रिजल्ट देख लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। तो पोल का रिजल्ट देखने के लिए मैं थोड़ी इसकी ब्राइटनेस कम कर देती हूं। तो लगभग 82.87 यानी कि लगभग 83% बच्चों ने सही जवाब दिया है, और जवाब है सेल वॉल। जिन बच्चों ने जवाब सही नहीं दिया है बेटा, वो समझेंगे कि उन्होंने गलत क्यों जवाब दिया है, ठीक है? अब देख लेते हैं किसने सबसे पहले आंसर दिया है। सबसे पहले इस बार आंसर दिया है नेहा ने 3.5 सेकेंड्स में, फिर श्याम जी ने, देन अमृता, देन आशीष एंड देन दिवी। सो दीज आर द 5 टॉप परफॉर्मर्स ऑफ दिस पोल। वेरी गुड बेटा। चलिए आ जाइए। अभी तो बताया था बेटा
जो बच्चों ने गलत जवाब दिया है वो गलत जवाब क्यों दिया बेटा? या तो आप सुन नहीं रहे हो ध्यान से। अभी बताया कि एक सेल के अंदर जो कुछ भी होता है वो लिविंग होता है। एक सेल के अंदर सारे हिस्से लिविंग हैं बेटा, राइट? साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब लिविंग हिस्से हैं सेल के। सेल का केवल एक हिस्सा डेड होता है और वो है सेल वॉल। तो जिन बच्चों ने गलत जवाब दिया है वो इस बात को सुनेंगे और याद रखेंगे। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट से सारे बच्चे जवाब देंगे। पोल नहीं आ रहा, कांट सी द पोल। पोल नहीं मिल रहा बेटा आपको? पोल इज नॉट विजिबल। आना तो चाहिए बेटा। आना तो चाहिए। चलिए मैं अगले लेक्चर में अच्छे से इस पर काम करके आपको डिटेल में बता दूंगी कि आपको फोन में पोल पे कैसे जाना है। ठीक है, चलिए आ जाओ। तो चलिए बेटा आ जाओ, पोल कराते हैं। इस वाले 30 सेकंड का रखेंगे क्योंकि बहुत आसान है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पोल को। आप जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? इन चारों में से कौन सा ऐसा प्राणी है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है? जल्दी से सारे बच्चे जवाब देंगे। जवाब देंगे बच्चा पार्टी। पुकारता चला मैं गली गली बाहर की। वेरी गुड, नाइस। काफी सारे बच्चे जिनको पोल नहीं मिल रहा है शायद वो चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं और सही आंसर कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड। तो इसका आंसर हमारा बनेगा डी। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका जवाब सही दिया है। 80% बच्चों ने आंसर सही दिया है। देखते हैं किसने सबसे पहले दिया आंसर। वेदांत ने 2.2 सेकंड में सबसे पहले आंसर किया है, देन तनिषा, देन कॉर्निश, देन देबबर्घा एंड देन सौरजीत। तो ये टॉप 5 परफॉर्मर्स हैं इस पोल के, वेरी गुड। आजा बेटा, अभी तो बताया बेटा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक प्रॉपर लिविंग सेल है बेटा, उसके पास सेल है। बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास आपका डीएनए है, इसके पास राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेली है। तो बैक्टीरिया एक लिविंग सेल है। पैरामीशियम वेरी मच लिविंग, इट्स अ यूनिसेलर यूकैरियोट। ईस्ट वेरी मच लिविंग, यूनिसेलर यूकैरियोट। लेकिन वायरस, अभी तो बताया था बेटा। कुछ बच्चे गलत आंसर क्यों कर रहे हैं बेटा? इसका आंसर तो बहुत ही ऑब्वियस है। वायरस के पास एक प्रॉपर सेल नहीं होता, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो होस्ट सेल के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वायरस का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कुछ बच्चे जो गलत जवाब दे रहे हैं वो गलत जवाब क्यों दे रहे हो बेटा? चलिए आगे चलते हैं। तो अब तक इस चैप्टर में मैंने आपको इस चैप्टर से कंफर्टेबल करा दिया, मैंने खुद को आपसे कंफर्टेबल करा दिया और शायद आप मुझसे कंफर्टेबल हो गए हो। अब अगले लेक्चर से बेटा हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, राइट? मतलब हम थोड़ा और स्पेसिफिक बातें करेंगे। अभी तो मैं आपको सारी जनरल बातें समझा रही हूँ, है ना? क्योंकि अभी आप 10th से बाहर निकले हो, घबराना नहीं है, राइट? तो अभी तक हमने ये जाना, इस चैप्टर में बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें जानी कि यूनिसेलर, मल्टीसेलर क्या है, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट क्या है, एक सेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक से डिफरेंस बताती हूं बिटवीन सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिक से डिफरेंस, बाकी डिटेल तब देखेंगे जब सेल वॉल डिटेल में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। सेल वॉल इज अ डेड लेयर। मेरे साथ साथ लिखते जाओ बेटा, नोट्स मेरे साथ साथ बनाते जाओ। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने अपनी एक सुंदर सी बॉटनी कॉपी बना ली होगी। तो सेल वॉल एक मरी हुई लेयर होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग लेयर होती है। सेल वॉल
is not present in all living cells. In all living cells. जरूरी नहीं है बेटा कि जितने भी लिविंग सेल्स धरती पर हैं सबके पास सेल वॉल हो, ये जरूरी नहीं है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे लिविंग सेल्स में होती है। चलिए फिर अब बड़ा प्यारा पॉइंट आने वाला है, देखो सेल वॉल जो है वो बहुत सख्त लेयर होती है, रिजिड लेयर होती है, लेकिन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होती है। मैम इसका मतलब क्या है, समझाओ, नहीं समझ आया, ये तो मुश्किल सा शब्द लग रहा है, अभी बताते हैं बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब मतलब जानो, अब मतलब जानना बेटा, जो सेल वॉल होती है वो खुला दरबार होती है, ऐसे समझो। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले आकलन करती है, देखती है, अच्छा ये सेल के अंदर जाने लायक है कि नहीं है, सेल को इसकी डिमांड है कि नहीं है। अगर है तो सेल के अंदर जाने देंगे, नहीं है तो नहीं जाने देंगे। तो सेल वॉल किसी को नहीं रोकती, वो खुला दरबार है, फुल्ली परमिएबल है। जिसको सेल के अंदर जाना है चले जाओ। हाँ, कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, पैथोजेंस, इनको सेल वॉल रोकती है जाने से, लेकिन काफी सारी चीजों को आसानी से जाने देती है। लेकिन वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सेलेक्टिव है, वो बहुत ध्यान देती है कि कौन सेल के अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होती है, लेकिन वही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। राइट तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है बेटा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। ये डेड है, वो लिविंग है, ये सारे सेल में नहीं होती, वो हर एक सेल में होती है, रिजिड होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ये फुल्ली परमिएबल होती है और वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओके मेरे बच्चों, सबने लिख लिया बच्चा पार्टी? यस क्लास 8th में पढ़ा है ये सब थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं बेटा, अब ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे। अभी जो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना, अब वो ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है दिव्यांश, तो मैम फिर सेल वॉल होती ही क्यों है? क्योंकि बेटा सेल वॉल जो है ना वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है और सेल को फटने से बचाती है। ये सारे फंक्शंस मैं आपको पढ़ाऊंगी जब सेल वॉल बताऊंगी। सेल वॉल जो है वो सेल को एडिशनल एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है और सेल को फटने से बचाती है। ठीक है, चलिए बेटा, सेमी परमिएबल भी आप लिख सकते हो बेटा, सेमी परमिएबल वर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा सही सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और ये सब मैं आपको बताऊंगी, फुल्ली परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, इम्परमिएबल, इन चारों का मतलब क्या होता है ये डिटेल में कब बताऊंगी आगे। ठीक है, नहीं तो अभी टॉपिक मिसमैच हो जाएगा। चलिए, अभी इतना मैम हमें समझ आ गया। अब हमें जानना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। अभी मैंने आपको सब समझा दिया, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। अब जानते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो आ जाओ जानते हैं। और फिर डिफरेंस देखने के बाद पहले हम अगली क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में, जिसमें हमें 2 क्लास लग जाएंगी। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमें बहुत सारी क्लासेस लग जाएंगी। तो आ जाओ पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते और समझते रहना बेटा, डिटेल आगे मिलेगी, डिटेल आगे मिलेगी। अभी हमें बेसिक डिफरेंसेस देखने हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। राइट, प्रोकैरियोटिक सेल कल की क्लास में बताया था, धरती पर केवल एक ही प्राणी ऐसा है जो प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया।
धरती पर जितने भी बैक्टीरिया हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, सारे प्रोकैरियोट्स हैं। और बैक्टीरिया को छोड़कर और कोई भी प्रोकैरियोट नहीं है धरती पर, बाकी जो है सब यूकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो एक सिंपल सेल है, जिसे हम दूसरे शब्दों में प्रिमिटिव सेल भी कह देते हैं। पुराने टाइप का सेल, पुराने टाइप का सेल। जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तो जब जो सेल बना था वो एक सिंपल सा सेल था, प्रोकैरियोटिक। फिर उसमें धीरे धीरे एडवांसमेंट आने लग गई, तो बना यूकैरियोटिक सेल। दैट मीन्स हमारा यूकैरियोटिक सेल जो है वो एक एडवांस सेल है। ठीक है मैम, ये बात समझ आ गई। प्रोकैरियोटिक सेल के पास, बेटा ध्यान देना जब मैं लिखूंगी, बड़ी प्यारी लाइन है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके पास, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या, बैक्टीरिया, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है बेटा, राइट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स होते हैं और उनके पास सेल वॉल होती है। यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे एनिमल सेल के पास नहीं है, प्लांट सेल के पास है। चलो ये बात भी समझ में आ गई मैम। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल के पास बेटा मेरे, ध्यान से सुनना जो लिखूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना कि मैं एक बात तुम्हें बोलूंगी, वो ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, चैट बॉक्स में बताओ। पोल नहीं करते चलो, क्योंकि काफी बच्चों को पोल समझ नहीं आ रहे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये बोलूं सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ये लाइन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, जल्दी से सारे बच्चे बता दो, ट्रू होगी ये लाइन या फॉल्स होगी? हम्म जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर नहीं मिल रहा मुझे। अगर मैं कहूं कि सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है, तो ये बात सही है या गलत है? हम्म ओके, तो आपके मुताबिक ये बात सही है? नहीं बेटा, अगर मैं ये कहूं ना, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहूं बेटा कि एक बैक्टीरिया के पास सेल ऑर्गेनेली होती ही नहीं है, तो ये गलत बात कहूंगी मैं। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अगर मैं ये कहूं कि एक बैक्टीरिया के पास, एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल ऑर्गेनेली होती ही नहीं है, तो ये बात गलत है। क्योंकि बैक्टीरिया के पास एक सेल ऑर्गेनेली होती है और वो है राइबोसोम। लेकिन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती। माने एक बैक्टीरिया के पास ऐसी कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती जिसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन हो। माने गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये कुछ भी नहीं होता है बैक्टीरिया के पास। तो अब देखो मैं क्या लिखने वाली हूं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, membrane bound cell organelles are absent। जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होती है। माने गोल्जी बॉडी, माने क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब एब्सेंट है, ये सब एब्सेंट है, कुछ भी नहीं है बैक्टीरिया के पास इनमें से। लेकिन यहां पे यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ये सब कुछ एक यूकैरियोटिक सेल के पास होता है। बात समझ में आ गई बेटा सबको? बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? एब्सेंट। चलो लिख लिया बेटा सबने, आगे चले। अरे बाप रे, वेरी गुड। अगर ये लिख लिया बेटा आगे चल सकते हैं हम। चले आगे, एवरीवन डन? चलो बेटा आगे चलते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद जो अपना बैक्टीरिया होता है उसके पास एक सेल ऑर्गेनेली तो होती है। आ जाओ बेटा, अब क्या लिखूंगी देखो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट। बैक्टीरिया के पास केवल एक ही सेल ऑर्गेनेली होती है। बैक्टीरिया के पास भगवान जी ने उसे केवल एक ही सेल ऑर्गेनेली दी है, वो भी ऐसी जिसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन ही नहीं होती, माने कि राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक सेल ऑर्गेनेली होती है बेटा, और वो है राइबोसोम। माने कि अगर कोई ये कहे कि बैक्टीरिया के पास सेल ऑर्गेनेली ही नहीं होती तो आप कहोगे भक, गलत है। सेल ऑर्गेनेली तो होती है, केवल एक सेल ऑर्गेनेली होती है, और वो भी ऐसी जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम। लेकिन हाँ, ऐसी सारी सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास मेम्ब्रेन होती है वो सारी एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होते हैं। यानी कि बेटा जी राइबोसोम दोनों जगह है, यूकैरियोटिक सेल के पास भी और प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है। तो आप बोलोगे है तो ऐसी सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम, लेकिन इनका साइज डिफरेंट होता है। मैम समझ नहीं आया, बताओ। सुनो, जैसे हम हर एक चीज को नापने की एक यूनिट होती है, डिस्टेंस को हम मीटर या किलोमीटर्स में नापते हैं, राइट, हम वेट को केजीज में नापते हैं। ऐसे ही बेटा जो राइबोसोम होता है ना, उसके भी हम साइज को नापते हैं। किस यूनिट में नापते हैं? एस में, स्मॉल एस। अब मैम ये स्मॉल एस क्या होता है? स्मॉल एस होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। मैम ये कैसे नापते हैं, थोड़ा सा बताओ ना, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। देखो बेटा, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है। जब आप उसको टेस्ट ट्यूब में डालकर एक सोल्यूशन में, एक मशीन होती है बड़ी सी सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसमें घुमा देते हो ना तेजी से, तो नीचे उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। और जब हम उस प्रेसिपिटेट को नापते हैं तो उसकी यूनिट होती है एस, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70s टाइप का पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70s टाइप का पाया जाता है। अब ये S क्या है बेटा, इसको हम आगे डिटेल में बताऊंगी जब राइबोसोम पढ़ाऊंगी। तो इसको हम सेडिमेंटेशन
कोफिशिएंट या फिर बेटा जी स्वेडबर्ग यूनिट कह देते हैं। डिटेल में कब इसके बारे में जानेंगे पूरा, जब राइबोसोम के ऊपर तो पूरा एक आधा लेक्चर होगा बेटा, तब जानेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना जानो कि राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है। ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। अब यूकैरियोटिक सेल में बताओ, यूकैरियोटिक सेल में कौन से साइज का पाया जाएगा? तो फिर मैं यहां पे तुमसे एक क्यों ना क्वेश्चन पूछ लूं। राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, पोल करवा लेंगे। ऑप्शंस है ये, $70S टाइप ओनली, $80S टाइप ओनली, neither 70S nor 80S and both 70S and 80S टाइप। एक यूकैरियोटिक सेल में कौन से साइज का राइबोसोम पाया जाता है? 70S का, 80S का? ना 70S ना 80S, दोनों 70S 80S। चलो फट से आंसर करो, मैं पोल सेट कर रही हूँ, 30 सेकंड का पोल सेट कर रही हूँ बेटा, और मैंने पोल स्टार्ट कर दिया। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है, 30 सेकंड का पोल है, फटाक से जवाब दे दो मेरे बच्चों। लेकिन मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि चैट बॉक्स में बिल्कुल भी स्पैमिंग नहीं हो रही है, बच्चे जेन्युइनली अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और जो भी मैं सवाल पूछ रही हूँ जम के आंसर कर रहे हो, एकदम चैट बॉक्स बाहर दे रहे हो, और पोल पोल भी इतना अच्छा कर रहे हो। 80% 82% बच्चे पोल का जवाब सही दे रहे हैं। तो मुझे ये जानकर बेहद खुशी हो रही है बेटा कि इस बैच में इतने अच्छे बच्चे हैं, और काफी सारे बच्चे बहुत अच्छी बातें ऑलरेडी जानते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है बैच में। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। तो जो बच्चे शायद पोल नहीं कर पा रहे हैं वो चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, और चैट बॉक्स में भी काफी काफी सारे बच्चे बहुत सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए एक बार पोल का रिजल्ट भी देख ले बेटा। अरे बाप रे। कोई बात नहीं, मैं इस रिजल्ट से भी बहुत खुश हूं। और देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। 44.99% बच्चे, यानी कि 45% बच्चों ने सही जवाब दिया है। लेकिन जो बच्चे जिनको शायद पोल नहीं दिख रहा है, अभी शायद उन्हें चलाना नहीं आ रहा है, उन्होंने चैट बॉक्स में सही जवाब दिया है। तो मुझे लगता है चैट बॉक्स में लगभग 80% बच्चों ने सही जवाब दिया, जो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पोल में 45% बच्चों ने जवाब दिया। एक बार देख लेते हैं। मयंक सिंह ने 2 सेकंड में आंसर किया, वेरी गुड। फिर वेदांत ने, देन अर्नब, देन अमृता एंड देन आरिफ। तो ये 5 टॉप परफॉर्मर्स हैं पोल के। जिनका पोल नहीं चल रहा है बेटा कोई बात नहीं, जिन्होंने सही आंसर दिया है वेरी वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। एक यूकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम भी होता है और 80S राइबोसोम भी होता है। कैसे मैम समझ नहीं आया? अभी बताती हूं, आ जाओ, ध्यान से सुनना जो बोलूंगी बेटा। एक बैक्टीरिया के सेल में राइबोसोम कहां होता है? अगर मैं आंखें बंद करके इमेजिन करूं तो एक बैक्टीरिया के सेल के पास तो केवल साइटोप्लाज्म है ना, और उसमें राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ही पड़े हुए हैं। तो एक बैक्टीरिया में राइबोसोम कहां है? ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। एक बैक्टीरिया में राइबोसोम कहां है? साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, जो 70S साइज के हैं। अब मैं चलती हूं एक यूकैरियोटिक सेल के पास, मैं आंखें बंद कर रही हूं, तो यूकैरियोटिक सेल में मुझे बीचों बीच न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, अच्छा न्यूक्लियस के पास भी 2 मेम्ब्रेन होती है, मैंने बताया, भूल गई ना शायद, कोई बात नहीं अभी बता देती हूँ बेटा।
न्यूक्लियस वाली स्लाइड पे जाती हूँ, रुक जाओ, ऐसे कैसे मैं भूल गई। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है बेटा, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के पास भी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर। तो अब चलो चलते हैं वापस से वहीं। तो मैं गई एक यूकैरियोटिक सेल के पास, मुझे बीचों बीच न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और न्यूक्लियस में जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उससे छोटे छोटे दाने चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दाने क्या हैं? वो राइबोसोम है बेटा। यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं? फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ एक सेल ऑर्गेनेलिस दिख रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से भी राइबोसोम चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहां होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी चिपके हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए हैं, और कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी पड़े हुए हैं। ये सारे 80S टाइप के हैं। लेकिन मैं ये भूल गई कि यूकैरियोटिक सेल के पास तो सेल ऑर्गेनेलिस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और ये दोनों सेल ऑर्गेनेलिस बड़ी कमाल की हैं, ये तुम्हें आगे बताऊंगी मैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों कमाल की सेल ऑर्गेनेलिस हैं। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये एक समय पर बैक्टीरिया थी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक समय पे कभी बैक्टीरिया हुआ करते थे, जो यूकैरियोटिक सेल में आके रहने लग गए और फिर उसी के साथ रहने लग गए। तो जैसे बैक्टीरिया के पास 70S साइज के राइबोसोम होते हैं, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ना बेटा, उनके पास अपने खुद के पर्सनल राइबोसोम होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के पर्सनल राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने खुद के पर्सनल राइबोसोम है। वो 70S साइज के हैं। अब सारे आंखें बंद करो, चलो सारे आंखें बंद करो और इमेजिन करो, मुझे एक यूकैरियोटिक सेल दिख रहा है, मुझे उसमें राइबोसोम कहां कहां नजर आ रहे हैं। मुझे उसमें राइबोसोम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए दिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म में फैले हुए पड़े दिख रहे हैं। ये सारे 80S टाइप के हैं। फिर मुझे एक यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी दिख रहे हैं, मुझे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दिख रहे हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो 70S टाइप के हैं। माने एक यूकैरियोटिक सेल में 70S टाइप और 80S टाइप दोनों तरह के राइबोसोम्स होते हैं। 70S टाइप के कहां होते हैं बेटा? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो 70S टाइप के हैं, लेकिन 80S टाइप के कहां कहां हैं? अटैच्ड विद, जुड़े हुए हैं 80S टाइप के विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, देन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। बेटा ER की फुल फॉर्म लिख लोगे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER के साथ जुड़े हुए हैं। चलो मैं लिख ही देती हूं, विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तीसरा कहां है बेटा? इन साइटोप्लाज्म। ये कहानी है। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? बोलो मेरे बच्चों, बोलो बेटा, सबको बात समझ आ गई? हाँ, और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम भी बेटा दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ नहीं जुड़े हुए पाए जाते हैं राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गई सेल ऑर्गेनेली की बात, है ना। तो अभी तक हमने क्या जाना?
कि प्रोकैरियोटिक सेल पुराना है, सेल वॉल होती है, यहां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सेल ऑर्गेनेलीज यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट है, यहां होती है। फिर हमने राइबोसोम की बात कर ली। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। इतना सबने लिख लिया बेटा? अगर लिख लिया है तो आगे चले। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस की बात तो हो गई। सेल ऑर्गेनेलिस के बाद और क्या बचा? सबसे बाहर सेल वॉल थी, उसकी बात कर ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके पास ही होती है और सबका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है। हमने सेल ऑर्गेनेलिस की बात कर ली। अब क्या बचा मैम? अरे मैम न्यूक्लियस बताओ ना। चलो न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, वो बैक्टीरिया के पास नहीं होता। तो अब बच्चे पूछेंगे मैम कैसी बात कर रहे हो? अगर बैक्टीरिया के सेल के पास दिमाग ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, ये बताओ आप। समझ नहीं आ रही कुछ बात? अभी बताती हूँ, आ जाओ। यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैम ये ट्रू न्यूक्लियस क्या है, पहले तो ये बताओ। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है एक प्रॉपर न्यूक्लियस जिसके पास दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और उसके पास अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर और है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर बेटा एक छोटा सा स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है, न्यूक्लियोलस। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। अच्छा मैम, तो फिर इनका डीएनए कहां होता है? आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया कि भाई किसी भी जीवन को चलाने वाला डीएनए ही तो है, डीएनए के ऊपर ही तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब मेरी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे सेल में प्रेजेंट डीएनए के पास है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि डीएनए जो होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और अभी आप कह रहे हो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा मैम ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? बेटा ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। अभी अगर सारी डिटेल बताने बैठ जाऊंगी तो फिर आगे क्या बताऊंगी, है ना? तो जब हम न्यूक्लियस, पूरा एक लेक्चर लगेगा न्यूक्लियस को पढ़ने में, वहां हम जानेंगे न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो आरआरएनए बनाने में मदद करता है। ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए इसको इतना रखते हैं। तो एक प्रॉपर न्यूक्लियस वो है जिसके पास दो दो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, और उसके अंदर प्रॉपर लिक्विड लिक्विड पार्ट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। पर यहां ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो फिर मैम प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कहां पड़ा है, पहले तो आप ये बताओ। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए सीधा उसके साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ऐसे बेटा, ये देखो, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का सेल है, ये सेल वॉल है उसकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, और उसका जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और सर्कुलर होता है, नेचर में सर्कल होता है, और सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। और इसके साथ इस डीएनए के साथ, ये डीएनए कैसा है बेटा इनका, देखो ये डीएनए है, ये डीएनए है, और ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं है, ये सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। और बेटा इस डीएनए के साथ
कुछ प्रोटीन्स जुड़े हुए पाए जाते हैं, छोटे छोटे, इन्हें मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, जिन्हें हम पॉलीअमाइंस कहते हैं। इस डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स जुड़े हुए पाए जाते हैं जिन्हें हम पॉलीअमाइंस कहते हैं। ये अभी नहीं समझ आएगा तुम्हें। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रही है, एकदम से थोड़ी ना। ये जब मैं बैक्टीरिया, अभी तो अगली क्लास में बैक्टीरिया पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके एक एक पार्ट, एक एक हिस्से को पूरा खोदेंगे, राइट। ये तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगी आगे। अभी तो सिर्फ झलक, ट्रेलर, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इस डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स जुड़े हुए पाए जाते हैं जिन्हें हम पॉलीअमाइंस कहते हैं, और इसी डीएनए के साथ आरएनए भी जुड़ा हुआ पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए। अगर इससे ज्यादा मैंने अभी तुम्हें यहां बताया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तभी चीजें समझ में आती है। तो बेटा इन सबको मिला के पता है हम क्या कह देते हैं? ध्यान से सुनना, इस शब्द का इस्तेमाल एनसीईआरटी में हुआ है। इन सबको मिलाकर हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड। तो एक बैक्टीरियल सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, उसका जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है, कैसा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और वो सीधा और वो सीधा कहां पड़ा रहता है बेटा? साइटोप्लाज्म में, राइट। यहां कोई न्यूक्लियोलस कुछ नहीं है, और इसी डीएनए के साथ कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स जुड़े हुए पाए जाते हैं जो इसको सुखोड़ कर रखते हैं, और इसके साथ आरएनए भी पाया जाता है, ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इस सारे माल मसाले को मिलाकर हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। न्यूक्लियोइड जो कि सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। लेकिन यहां तो बेटा प्रॉपर सेल होता है, यहां सेल कह रही हूं, सॉरी, न्यूक्लियस होता है। यहां प्रॉपर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, जो हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। बहुत सारे क्रोमोसोम्स, जैसे हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, और इन क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है? डीएनए। इन क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए। कैसा डीएनए? ऐसा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, ठीक है बेटा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में अगर मैं एंट्री लूं तो मेरी बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, और हर एक क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है, और हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो ऐसा है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। बताओ मेरे बच्चों, बात समझ में आई? ब्रेक की जरूरत नहीं है बेटा, आपको जल्दी छोड़ देंगे। बस 2-3 पॉइंट और बचे हैं डिफरेंस के, मैक्सिमम 7:40 तक मैं आपको छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारी क्लास आज 15 मिनट पहले शुरू हो गई ना। जल्दी छोड़ देंगे बेटा, टेंशन मत लो। ओके। खुशी कह रही है कि मैम एक बार न्यूक्लियोइड फिर से बता दो। ओके बेटा, खुशी को खुश रहना चाहिए, तो फिर से सुनो कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, उसका जो डीएनए है वो सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है बेटा। और इसका डीएनए कैसा होता है? ऐसा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स जुड़ गए हैं जिन्हें हम पॉलीअमाइंस कहते हैं, और आरएनए भी जुड़ा हुआ पाया जाता है जो एक स्ट्रैंड का है, लीनियर है। ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई हैं, कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, और इसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। ओके। लेकिन हमारे पास तो प्रॉपर क्रोमोसोम्स है हमारे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, और हमारे 46 क्रोमोसोम्स में 46 डीएनए के छोटे छोटे धागे हैं। और वो कैसे धागे हैं? डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। और ये बहुत डिटेल में बताऊंगी कि क्रोमोसोम कैसे बनता है। पहले डीएनए सुखड़कर
जो है आपका न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर क्रोमैटिन बनता है, फिर क्रोमोसोम बनता है। ये सब कहाँ पढ़ेंगे? जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, सब कुछ क्लियर? सबको ये बात क्लियर है बेटा? न्यूक्लियोइड कैसे हो जाएगा बेटा यूकैरियोटिक सेल में? न्यूक्लियोइड यूकैरियोटिक सेल में कैसे हो जाएगा? जब इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड कोई न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियोइड तो हम साइटोप्लाज्म के उस हिस्से को कह दे रहे हैं जहां पर डीएनए सीधा प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहां पर डीएनए कुछ प्रोटीन्स और आरएनए के साथ पड़ा हुआ है, इस हिस्से को हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। पर यूकैरियोट में तो प्रॉपर न्यूक्लियस है बेटा, तो फिर यहाँ न्यूक्लियोइड कैसे हो सकता है? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के बारे में। बस थोड़ी देर और बेटा, मुझे पता है आपने इससे पहले भी एक क्लास करी है, थोड़ी देर और, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाता है। बस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल खत्म कर ले ताकि अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करें। इसको बीच में नहीं छोड़ सकते ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैम ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? कुछ आप थोड़ा सा डिटेल में बता दो बेटा। हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन डीएनए पैकेजिंग, जो कि हेल्प करते हैं डीएनए पैकेजिंग में। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, और आपको पता है क्रोमोसोम कैसे बनते हैं? जब डीएनए को पकड़ के सुखोड़ देते हो, पूरा डीएनए को जब कंडेंस कर देते हैं ना, तो डीएनए का सुखड़ा हुआ जो रूप होता है, डीएनए का कंडेंस्ड रूप जो होता है, डीएनए का पैकेज्ड रूप जो होता है, वो क्रोमोसोम कहलाता है। तो हम में यूकैरियोट्स में इस डीएनए को पैक करने के लिए, इस डीएनए को कंडेंस करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में इस लेवल की पैकेजिंग, इस लेवल का कंडेंसेशन होता ही नहीं है, तो यहां हिस्टोन प्रोटीन्स होते ही नहीं है। यहां हिस्टोन प्रोटीन्स की बजाय मैंने आपको दूसरे प्रोटीन्स लिखाए ना, पॉलीअमाइंस। तो बैक्टीरिया के पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, पॉलीअमाइंस होते हैं जो थोड़ा बहुत डीएनए को पैक करने में मदद कर देते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन जैसे नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन तो डीएनए को पूरा सुखोड़कर क्रोमोसोम बनाने में मदद करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं, उसकी बजाय पॉलीअमाइंस होते हैं जो थोड़े बहुत लेवल की पैकेजिंग में मदद कर देते हैं। बात समझ आई मेरे बच्चों? बोलो बच्चा पार्टी। चलिए, तो इतनी बात समझ आई। अब प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा एक चीज और एब्सेंट होती है जिसे हम कहते हैं साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, लेकिन यहां साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है। मैम ये क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बता दो। ओके बेटा, तो सुनो, साइटोप्लाज्म के अंदर ना कुछ छोटे छोटे धागे पड़े रहते हैं, प्रोटीन के धागे, जिन्हें हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को घुमाते रहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते रहते हैं ना, ऐसे ही एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म घूमता रहता है, यूं यूं यूं। इसे साइक्लोसिस कहते हैं। और इसे कराने वाला कौन है?
साइटोप्लाज्म में पड़े हुए प्रोटीन के धागे। लेकिन एक बैक्टीरिया के सेल में साइटोप्लाज्म में पड़े हुए प्रोटीन के धागे होते ही नहीं हैं, तो उनका साइटोप्लाज्म ऐसे जूं 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 घूमता ही नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस नहीं होता है, यहां होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और यहां ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। मैम ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा बता दो, क्या मतलब होता है बेटा? जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो उसमें क्या समझ आता है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान? सबसे पहले गैमीट बनाए जाते हैं, जानते हो ना बेटा? सबसे पहले क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। फिर वो गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। क्या बनता है फिर? जाइगोट। और उस जाइगोट से पूरा बच्चा बन जाता है। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो बैक्टीरिया में गैमीट्स बनते हैं, ना ही उनका फ्यूजन होता है, और ना ही जाइगोट बनता है। आपको आपको पता होगा कि बैक्टीरिया अधिकतर बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। लेकिन कभी कभी वो वेरिएशन भी कर पाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है जिसमें वो एक दूसरे के साथ डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में गैमीट्स नहीं बनते हैं, गैमीट फॉर्मेशन एब्सेंट, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एब्सेंट, जाइगोट फॉर्मेशन एब्सेंट। सोचो कुछ भी नहीं है, और यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पर यहां ये सब कुछ होता है। यहां गैमीट्स भी बनते हैं, यहां फ्यूजन भी होता है, और यहां जाइगोट भी बनता है। ओके, ये ध्यान रखोगे, प्रोकैरियोटिक सेल के पास केवल एक ही सेल ऑर्गेनेली होती है, राइबोसोम, और कुछ नहीं। सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब गायब है। ठीक है बेटा मेरे, बोलो बोलो बच्चा पाड़ी, समझ आ गया? चलिए, चलिए ठीक है। हाँ बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके पास होती है चिन्मय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुनिया के हर एक लिविंग सेल के पास होती है, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे वो कोई भी सेल हो। दुनिया के हर एक सेल के पास मेम्ब्रेन होती है, राइट? सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर मेम्ब्रेन सबके पास होती है। ओके बेटा, बात समझ में आ गई? चलिए, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं। हमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक से डिफरेंसेस समझ में आए। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पहले सेल थ्योरी, फिर हम जानेंगे कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, सेल को किसने डिस्कवर किया, लार्जेस्ट सेल कौन है, स्मॉलेस्ट सेल कौन है, अलग अलग तरह के सेल्स कैसे होते हैं, उनके साइज क्या होते हैं, और फिर हम डिटेल में जानेंगे बैक्टीरिया को, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल को। एक बैक्टीरिया के पास क्या क्या होता है वो पूरा डिटेल में कच्चा चिट्ठा उसका उधेड़ देंगे, राइट? अभी तो हमने चैप्टर का केवल बेस बनाया है। आप मुझसे कंफर्टेबल हो गए, मैं आपसे कंफर्टेबल हो गई, हमें समझ में आ गया हमें क्या पढ़ना है। अगली क्लास से चैप्टर की पेस शुरू हो जाएगी, अभी तो बेस बना है, ठीक है? तो बेस तो सबको पसंद है
तो हमने बेस बना लिया है चैप्टर का। तो आंखें बंद करो, देखो प्रोकैरियोटिक सेल जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, बैक्टीरिया पढ़ाऊंगी तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना हमें। सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, बीचों बीच डीएनए है, राइबोसोम्स हैं, रिजर्व्ड फूड मटेरियल है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमें काफी कुछ पढ़ना होगा। ओके बेटा, तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको काफी कुछ आज के लेक्चर में समझ में आ गया होगा। होमवर्क आज के लेक्चर के साथ आपको डीपीपी मिलेगी, तो आपका होमवर्क रहेगा, आप अपनी डीपीपी सॉल्व करेंगे। दूसरा, रिवाइज द लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, सारे पॉइंट्स याद कर लेंगे, ठीक है। और हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, लेट मी चेक, कोई रीसेंट डाउट अगर यहाँ पे आ रहा है कोई पॉपुलर डाउट अगर यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक, कोई पॉपुलर डाउट मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पॉपुलर डाउट तो अभी नहीं दिख रहा है। कॉमन डाउट, कुछ कॉमन डाउट्स हैं बच्चों के जो कह रहे हैं कि मैम कुछ एक कॉमन डाउट है, पोल का आंसर कैसे करना है। बेटा अगली क्लास में वैसे तो ऐप पे जाओगे ना, आप ऐप पे सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे आपको पोल यूज करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस ऐप पर ही गिवन है, वीडियोस हैं छोटी छोटी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगी। दूसरा, एक बच्चे ने पूछा है वायरसेस के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। नहीं बेटा वायरस के पास कुछ नहीं होता, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ। वायरस के पास केवल डीएनए होता है और डीएनए के चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग होती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल इज नथिंग, ठीक है। क्या न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल है? हाँ बेटा, न्यूक्लियस भी सेल का ही हिस्सा है, जो कि मेन पार्ट है सेल का, द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल बेटा अलग अलग चीजों की बनी होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन की, फंजाई में काइटिन की, प्लांट सेल में सेल्यूलोज की। चलिए why is cell wall present only in plant cell not animal cell? इसका बेटा एवोल्यूशन में कुछ रेलेवेंस होगा। चलिए, तो चलो बेटा फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे विद सेल थ्योरी एंड मेनी मोर टॉपिक्स। ओके, तो ये दो लेक्चर अच्छे से, क्योंकि बेस है चैप्टर का, तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा ये दोनों लेक्चर अच्छे से देख लेना जो चैप्टर का हमने बेस बनाया है। अगली क्लास से हर एक स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाएंगे और उनको डिटेल में देखेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते खेलते रहो, पढ़ाई को एंजॉय करो, बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं करना है, रोज का काम रोज खत्म करना है और आज से शुरू करना है। कल कर लेंगे नहीं। ओके, चलो बाय ऑल बेटा, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में।